सुमति, जो मेरी सहेली और रिश्ते में दूर की बहन, उसकी बातें सुनकर मैं बस चाय का कप थामे उसे देखती रह गई। सुमति का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था, हर चीज़ को अपने तय किए हुए सांचे में देखना। जो उस सांचे में फिट बैठ गया वो अच्छा, जो थोड़ा भी बाहर निकला वो गलत। आज वो अपनी बहू काव्या को लेकर शिकायतों का वही पुराना पुलिंदा खोल कर बैठी थी। तुम ही बताओ विमला, सुमति ने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा। मैंने इतने अरमानों से बेटे अंशुल की शादी की, सोचा था बहू आएगी तो घर की कमान संभालेगी, लेकिन काव्या, उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। कोई काम कहो तो ऐसे सहम जाती है जैसे मैंने कोई पहाड़ तोड़ने को कह दिया हो। शादी को 1 साल होने आया, पर आज तक वो मेरे रसोई के तौर तरीके नहीं सीख पाई। मैं चुप रही। मुझे अच्छे से याद था जब काव्या ब्याह कर इस घर में आई थी, मास कम्युनिकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट, हर बात पर बेबाकी से मुस्कुराने वाली और गिटार बजाने की शौकीन लड़की। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब भी मैं सुमति के घर गई, मैंने काव्या को हमेशा साए की तरह दीवारों से लगे हुए नीची नज़रें किए घूमते देखा था। उसके चेहरे की वो जिंदा दिली जैसे कहीं गायब हो चुकी थी। सुमति बोलती जा रही थी। कल ही की बात देख लो, घर में मेहमान आने वाले थे। मैंने उससे कहा कि सूजी का हलवा बना दे। जब मैं रसोई में गई तो देखा कि वह सूजी भून रही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, बेटा आंच थोड़ी तेज़ करो, हमारे घर में हलवे का रंग थोड़ा गहरा पसंद किया जाता है। बस इतने में उसने कलछी छोड़ दी और बोली, मम्मी जी आप ही बना लीजिए, मुझसे शायद ठीक से बनेगा नहीं। अब तुम ही बताओ, इतनी सी बात पर कोई ऐसे मुंह फुलाता है क्या? मैं सुमति के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। उसका सिर्फ इतना कहना असल में कैसा होता था यह मुझे पता था। वह सिर्फ टोकती नहीं थी, बल्कि सामने वाले के काम करने के तरीके को पूरी तरह खारिज कर देती थी। मनोविज्ञान का एक सीधा नियम है, जब आप किसी को लगातार यह एहसास कराते हैं कि उसका तरीका गलत है, तो धीरे धीरे वह इंसान खुद को ही गलत मानने लगता है। यही काव्या के साथ हो रहा था। अंशुल भी अपनी माँ के इस स्वभाव को अनुशासन और अनुभव का नाम देकर हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेता था। नतीजा यह हुआ कि काव्या ने खुद को एक खोल में समेट लिया था। कुछ दिनों बाद अंशुल को एक ऑफिशियल ट्रिप पर जाना था और सुमति को अपनी किसी रिश्तेदारी में। सुमति ने मुझसे कहा, विमला, काव्या घर में अकेली रहेगी, तुम उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि कुछ दिन काव्या उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकले। जब काव्या सूटकेस लेकर मेरे घर आई तो उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। वह बहुत शांत थी। दोपहर के खाने के बाद जब मैंने उससे कहा, काव्या बेटा, शाम को तुम अपनी पसंद की कोई डिश बनाना, आज मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। यह सुनते ही उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने डरते हुए कहा, नहीं मौसी जी, मुझे ठीक से बनाना खाना नहीं आता। मम्मी जी कहती हैं कि मेरे हाथ के खाने में वो स्वाद नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुरा कर कहा, बेटा, स्वाद मसालों में नहीं, बनाने वाले के सुकून में होता है। तुम जैसा भी बनाओगी मुझे बहुत पसंद आएगा, और अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो हम दोनों मिलकर हंसेंगे और खा लेंगे।
शाम को काव्या रसोई में गई। मैंने जानबूझकर दखल नहीं दिया। मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी, लेकिन मेरी नज़र रसोई पर थी। उसने पास्ता बनाया था। जब उसने प्लेट मेरे सामने रखी तो उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। मैंने पहला निवाला लिया। पास्ता सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। मसाले संतुलित थे और सब्जियां बिल्कुल ठीक पकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, काव्या, यह तो अद्भुत है। मैंने इतना अच्छा पास्ता बहुत समय से नहीं खाया। उसने अविश्वास से मुझे देखा। सच मौसी जी, आपको पसंद आया? मम्मी जी तो कहती हैं कि वेस्टर्न खाना सेहत के लिए खराब होता है और मुझे पारंपरिक खाना बनाना सीखना चाहिए। परंपराएं अपनी जगह हैं बेटा, और हुनर अपनी जगह, मैंने कहा। उस रात काव्या देर तक मुझसे अपने कॉलेज के दिनों की बातें करती रही। उसने बताया कि उसे लिखने का कितना शौक था, जो अब छूट चुका था। अगले 10 दिनों में मैंने काव्या को कोई सलाह नहीं दी, बस उसे आज़ादी और स्वीकार्यता दी। एक दिन उसने मेरे लिविंग रूम के पर्दों का रंग बदलने का सुझाव दिया। मैंने तुरंत मान लिया। दूसरे दिन उसने घर के पौधों को एक नए ढंग से सजाया, जिसकी मेरे पति ने भी खूब तारीफ की। धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। उसकी आवाज़ में फिर से वही खनक आ गई थी। वह अब सहमी हुई बहू नहीं, बल्कि एक खुशमिजाज बेटी जैसी लग रही थी। 15 दिन बाद जब अंशुल और सुमति उसे लेने आए तो घर का नज़ारा बदला हुआ था। काव्या लिविंग रूम में बैठकर गिटार पर एक धुन बजा रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। सुमति दरवाजे पर ही ठिठक गई। उसने शायद महीनों से काव्या को इस तरह हंसते नहीं देखा था। शाम की चाय पर सुमति ने फिर अपनी आदत के मुताबिक कहा, अरे काव्या, चाय में अदरक कुछ ज़्यादा नहीं डाल दी? अंशुल को इतनी अदरक वाली चाय पसंद नहीं है। इस बार काव्या सकपकाई नहीं। उसने शांत और विनम्र लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, आज मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए मैंने अदरक ज़्यादा डाली है। अंशुल को बदलता हुआ स्वाद भी पसंद आएगा। आप एक बार पीकर तो देखिए। अंशुल ने चाय का घूंट लिया और बोला, वाह मम्मी, चाय सचमुच बहुत अच्छी बनी है। काव्या, तुमने मौसी के घर आकर कोई जादू सीख लिया है क्या? सुमति का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की उसकी एक डांट पर कमरा बंद कर लेती थी, आज वो इतनी सहजता और आत्मविश्वास से अपनी बात कैसे रख रही है। काव्या के जाने के कुछ हफ्तों बाद सुमति का फिर फ़ोन आया। इस बार उसकी शिकायत का लहजा बदला हुआ था। विमला, पता नहीं तुम्हारी संगत में रहकर काव्या को क्या हो गया है। अब वो हर बात में अपनी राय देती है। कल अंशुल के लिए शर्ट खरीदनी थी तो साफ कह दिया कि अंशुल पर नीला रंग ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब वो रसोई भी अपने हिसाब से संभालती है। मेरी तो जैसे इस घर में कोई ज़रूरत ही नहीं बची। मैं फ़ोन पर मुस्कुरा दी। मैंने धीरे से कहा, सुमति, जब तक वो तुम्हारी छाया में सहमी हुई थी तो मैं शिकायत थी कि उसे कुछ नहीं आता। अब जब वो आत्मविश्वास से अपना घर संभाल रही है तो तुम्हें शिकायत है कि अपनी राय क्यों दे रही है। सच तो यह है कि परेशानी काव्या में कभी थी ही नहीं,
परेशानी इस बात में है कि तुम नियंत्रण खोने के डर रही हो। सुमति दूसरी तरफ चुप हो गई। शायद उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था, या शायद समय उसे वो आईना दिखा रहा था जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। रिश्ते कभी किसी के दबाकर या छोटा दिखाकर नहीं चलाए जा सकते। वे चलते हैं तो सिर्फ बराबरी, सम्मान और विश्वास की नींव पर। सुमति के जाने के बाद भी रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी तसल्ली थी। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी बात सुमति के दिल में कहीं गहरे उतर गई है, मगर इंसानी फितरत इतनी जल्दी नहीं बदलती। सुमति सालों से जिस ढर्रे पर जी रही थी, उसे बदलने में वक्त तो लगना ही था। अगले 2 महीनों तक सुमति का ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही वो मुझसे मिलने आई। मुझे थोड़ी चिंता भी हुई कि कहीं मेरी साफ गोई ने हमारी दोस्ती में दरार तो नहीं डाल दी। लेकिन काव्या से मेरी बातचीत लगातार हो रही थी। उसके फ़ोन कॉल्स अब पहले जैसे उदास नहीं होते थे। उसकी आवाज़ में एक नई ऊर्जा थी। उसने मुझे बताया कि उसने दोबारा से लिखना शुरू कर दिया है और एक नामी पत्रिका के लिए फ्रीलांस आर्टिकल लिख रही है। अंशुल भी उसका पूरा साथ दे रहा था। जब अचानक एक दिन दोपहर में सुमति मेरे घर आई। दरवाज़ा खोलते ही जब मैंने सुमति को देखा तो मैं हैरान रह गई। उसके हाथ में एक बड़ा सा टिफ़िन बॉक्स था और चेहरे पर हमेशा रहने वाला वो अहंकार गायब था। उसकी जगह एक अजीब सी घबराहट और खामोशी थी। अरे सुमति, तुम अचानक, सब ठीक तो है ना? मैंने उसे अंदर बुलाते हुए पूछा। सुमति सोफे पर बैठी। उसने एक लंबी सांस ली और टिफ़िन मेज पर रख दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, विमला, आज मैं तुमसे कोई शिकायत करने नहीं आई हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ चखाने आई हूँ। उसने टिफ़िन खोला। उसमें गर्मा गर्म सूजी का हलवा था। वही हलवा जिसका रंग गहरा ना होने पर उसने कभी काव्या को टोका था। चक्कर बताओ कैसा बना है? सुमति ने कहा। मैंने एक चम्मच हलवा मुंह में डाला। स्वाद वाकई लाजवाब था, लेकिन उसका रंग गहरा नहीं बल्कि हल्का सुनहरा था, बिल्कुल वैसा जैसा शायद काव्या उस दिन बना रही थी। मैंने मुस्कुराकर, हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन आज इसका रंग तुम्हारी पसंद का नहीं है। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। भर्राई हुई आवाज़ में बोली, यह हलवा मैंने नहीं, काव्या ने बनाया है विमला, और आज मैं इसे अपनी पसंद के रंग में नहीं बल्कि काव्या के हाथ के हुनर के रंग में लेकर आई हूँ। सुमति ने रोते हुए मुझे बताया कि पिछले हफ्ते उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया था कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अंशुल ऑफिस के काम से शहर से बाहर था। सुमति को लगा था कि काव्या, जिसे उसने हमेशा कमज़ोर और नासमझ समझा था, वो ऐसे वक्त में घबरा जाएगी। लेकिन काव्या ने जिस सूझबूझ का परिचय दिया, उसने सुमति की आंखें खोल दी। काव्या ने न सिर्फ अकेले डॉक्टर को बुलाया, बल्कि पूरी रात सुमति के सिराहने बैठकर उसकी देखभाल की। विमला, उस रात जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि काव्या मेरे पैर दबा रही थी और उसकी आंखों में मेरे लिए सच्चा डर और फिक्र थी।
मैंने जिस लड़की को हमेशा पराया समझा, हर बात पर नीचा दिखाया, वही उस रात मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। जब सुबह मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने मुझसे बिना पूछे मेरी पसंद की हल्की चाय बनाई और हंसते हुए बोली, मम्मी जी, आज इसमें अदरक थोड़ी कम है, आपके डॉक्टर ने मना किया है ना। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। सुमति अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोलती गई। उसने मेरी हर डांट को, हर ताने को भूलकर मुझे माँ का दर्जा दिया और मैं बस अपनी हुकूमत चलाने में अंधी हो चुकी थी। मैंने सुमति को पानी का गिलास दिया और कहा, चलो देर से ही सही, तुम्हें यह तो समझ आया कि रिश्ते सांचों में ढलकर नहीं बल्कि दिल से अपना कर निभाए जाते हैं। सुमति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ विमला, उस दिन जब मैं ठीक हुई तो मैंने रसोई की चाबी खुद उसके हाथ में सौंप दी। मैंने उससे कहा कि बेटा, आज से यह घर तुम्हारा है और तुम इसे अपने तरीके से चलाओगी। और सच मानोगी, जब से मैंने दखल देना बंद किया है, घर में एक अजीब सी शांति और खुशहाली आ गई है। अंशुल भी अब घर जल्दी आता है और हम तीनों बैठकर काव्या के गिटार की धुन सुनते हैं। शाम को जब सुमति जाने लगी तो वह वो सुमत नहीं थी जो 2 महीने पहले आई थी। आज उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक ऐसी सास का सुकून जिसने अपनी बहू में एक बेटी को पा लिया था। खिड़की से उसे जाते हुए देखकर मुझे बेहद तसल्ली हुई। काव्या ने अपनी सहनशीलता और आत्मविश्वास से सुमति के उस कठोर सांचे को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अब उस घर में किसी एक का तरीका नहीं बल्कि सबका अपनापन और सम्मान महक रहा था। सुमति के जाने के बाद करीब 6 महीने बीत गए। इस बीच मौसम बदला और मौसम के साथ सुमति के घर की आबो हवा भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनके घर से किचकिच की आवाज़ें नहीं बल्कि शाम के ठहाकों और संगीत की गूंज सुनाई देती थी। सुमति अब हफ्ते में 1-2 बार मुझे फ़ोन करके काव्या की नई रेसिपी या उसके लिखे किसी आर्टिकल के बारे में ऐसे बताती जैसे कोई माँ अपनी बेटी की उपलब्धियों पर फूली नहीं समाती। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। हर बदलते रिश्ते की असल परीक्षा तब होती है जब समाज और दुनिया आपके सामने कोई नई चुनौती खड़ी कर दे। काव्या और सुमति के इस नए नवेले रिश्ते की परीक्षा का दिन भी आखिरकार आ ही गया। एक दिन सुमति का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में पुरानी घबराहट लौट आई थी। उसने कहा, विमला, ज़रा आज शाम को हमारे घर आ जाओ ना। मेरी जेठानी जी और उनकी बहू दामिनी कुछ दिनों के लिए गांव से यहाँ आ रही हैं। मैं सुमति की जेठानी को अच्छे से जानती थी। वह पुराने ख्यालात की बेहद सख्त और सास का रुतबा कायम रखने में विश्वास रखने वाली महिला थी। सुमति को डर था कि कहीं जेठानी जी के सामने उसकी और काव्या की यह नई ट्यूनिंग देखकर कोई बखेड़ा न खड़ा हो जाए। शाम को जब मैं सुमति के घर पहुंची तो जेठानी जी और दामिनी आ चुकी थी। काव्या रसोई में चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। ड्राइंग रूम में बैठते ही जेठानी जी ने सुमति को ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए बोली, क्यों सुमति,
सुना है आजकल तुमने घर की सारी कमान बहू के हाथों में सौंप दी है, खुद रसोई में पैर तक नहीं रखती। अरे बहुओं को इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, कल को तो तुम्हारी बात सुनना ही बंद कर देगी। सुमति कुछ बोल पाती उससे पहले ही दामिनी जेठानी जी की बहू ने बात आगे बढ़ाई। हाँ चाची जी, हमारी अम्मा जी तो रसोई में हमारे सिर पर खड़ी रहती हैं, नमक से लेकर मिर्च तक उन्हीं के हिसाब से डालना पड़ता है। बहू आखिर बहू होती है, उसे अपनी मर्जी चलाने की छूट कैसे मिल सकती है। मैं चुपचाप सुमति का चेहरा देख रही थी। मुझे लगा शायद सुमति अपनी जेठानी के दबदबे के आगे घुटने टेक देगी और पुरानी आदतों पर लौट आएगी। लेकिन तभी काव्या चाय और स्नैक्स की ट्रॉली लेकर अंदर आई। उसने बेहद शालीनता से ताई जी और दामिनी के पैर छुए और उन्हें चाय का कप थमाते हुए मुस्कुरा कर कहा, ताई जी, मम्मी जी ने मुझे इस घर की बहू नहीं बेटी बनाया है, और बेटी अपनी मर्जी नहीं चलाती बल्कि माँ के दिए संस्कारों से घर संभालती है। मम्मी जी ने मुझे रसोई की जिम्मेदारी इसलिए दी है ताकि मैं सीख सकूं, लेकिन आज भी हर बड़ी चीज़ का फैसला उन्हीं की मर्जी से होता है। काव्या की इतनी परिपक्व और सम्मानजनक बात सुनकर ताई जी का मुंह एक पल के लिए बंद हो गया। चाय का घूंट लेते ही ताई जी के चेहरे के भाव बदले। चाय का स्वाद सचमुच बेहतरीन था। सुमति ने गर्व से अपनी जेठानी की तरफ देखा और बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, जीजी, जब तक मैंने काव्या को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश की, यह घर सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा था, लेकिन जब से मैंने इसे खुलकर जीने की आज़ादी दी है, इसने इस घर को स्वर्ग बना दिया है। जो सम्मान डर से नहीं मिलता, वो आज मुझे काव्या के प्यार से मिल रहा है। अब आप ही बताइए, मैं इसे अपनी मर्जी से जीने दूं या पुराने नियमों में बांध कर रखूं। सुमति के मुंह से यह बात सुनकर जेठानी जी ने अपनी बहू दामिनी की तरफ देखा, जो अक्सर डर के मारे घर में घुटती रहती थी। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी हार की नहीं, एक नई सोच की शुरुआत की थी। उस रात जब ताई जी और दामिनी अपने कमरे में सोने चली गईं, तो काव्या दौड़कर सुमति के पास आई और उसके गले लग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। थैंक यू मम्मी जी, आज आपने सबके सामने मेरा जो साथ दिया, उसने मेरा मान और बढ़ा दिया, काव्या ने सिसकते हुए कहा। सुमति ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमते हुए बोली, पगली, तूने मेरा मान रखा तो मैं तेरा मान कैसे गिरने देती। आज मुझे समझ आया कि जब सास और बहू एक दूसरे की ढाल बन जाती हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत उस परिवार में खुशियों की नज़र नहीं लगा सकता। मैं कोने में खड़ी यह सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सांचे से बाहर निकलने का जो सिलसिला 6 महीने पहले शुरू हुआ था, आज वह मुकम्मल हो चुका था। सुमति और काव्या ने साबित कर दिया था कि जहां आपसी विश्वास और सम्मान होता है, वहां रिश्ते किसी नियम या रूढ़ियों के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।